हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एनीमे की इस दुनिया में। तो इसमें हम फुल टाइम मैजिस्टर के सीजन 8 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हुए गांव को देखते हैं, जहां बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरा हुआ गांव एक धुंध के पर्दे में खोया हुआ आसमान और धरती के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा था। सब कुछ, आसमान, जमीन और यहां तक कि गांव भी धूसर रंग में रंगा हुआ था, जैसे सारी चमक और रंगों को बारिश ने अपने साथ बहा दिया हो। गांव के पुराने लकड़ी के घर हालांकि बहुत समझदारी से बनाए गए थे। ठंडी हवा को अंदर आने से रोकने और नमी से बचाने का उनका तरीका बेजोड़ था। एक बार अगर अंदर आग जला दी जाए तो चाहे घर छोटा हो या बड़ा, हर कोना गर्माहट से भर जाता था। इसी दौरान एक 20 साल की प्यारी सी लड़की छत के नीचे खड़ी होकर किसी पर बरस रही थी। उसका चेहरा गुस्से या शायद शर्म से लाल हो रहा था। उसने गुस्से में पैर पटके और कहा, अरे बारिश में लकड़ी बीनने क्यों गए थे? देखो, पूरी तरह भीग गए हो। अंदर आओ और थोड़ा गर्म हो जाओ। भारी बारिश में एक दुबला पतला युवक सीढ़ियों की ओर बढ़ा। चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी, पर घर में घुसने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं वो घर को गंदा न कर दे। अंदर आ जाओ, ठंड लग गई तो क्या करोगे? तुम्हारी कई छुपी चोटें अभी भी ठीक नहीं हुई हैं, सुशिया ओलुओ ने उसे खींचते हुए कहा। फिर जल्दबाजी में उसके गीले कपड़े उतारने लगी। बीच में ही उसकी नजर युवक के नंगे हाथों और छाती पर पड़े गहरे घावों पर पड़ी, तो उसने पैर पटका और नाराजगी में कहा, खुद उतार लो। इतने समय से तुम्हारी देखभाल कर रही हूं, जैसे तुम्हें पहले नहीं देखा हो। युवक ने शर्माते हुए सिर खुजाया और मुस्कुरा दिया। जल्दी से मोटे गर्म कपड़े पहनकर वो घर में घुस गया। ये जड़ी बूटियां काफी हैं, सुशिया ओलुओ ने कहा। शियांची में लाश की जहरीली मौजूदगी बारिश के साथ घुलकर गांव के बच्चों और बुजुर्गों को बीमार कर सकती है। मैं सभी का ख्याल नहीं रख पाऊंगी, जल्दी से दवा तैयार करनी है। वो युवक की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखती हुई जड़ी बूटियां पीसने चली गई। युवक स्टोव के पास बैठकर उसे देखता रहा। मासूमियत भरी मुस्कान चेहरे पर बनी रही। शियाओलुओ ने बुदबुदाते हुए कहा, तुम्हें तो बस ऐसे ही मुस्कुराना आता है। कभी याद भी करो कि तुम हो कौन। लोग बातें बनाने लगेंगे। कहते कहते वो रुक गई, थोड़ा संकोच में पड़ गई, लेकिन फिर मुड़ी और उस पर आखिरी नजर डाली। युवक के चेहरे पर गहरे घाव देख उसके दिल में हल्की सी टीस उठी। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। जब उसने उसे बचाया था, उसके शरीर पर जगह जगह गहरे जख्म थे, और सबसे भयानक बात तो ये कि सिर पर इतने जोर से चोट लगी थी कि खोपड़ी तक टूटने की कगार पर थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति जीसांग ने झोपड़ी में आकर सुशियाओलुओ से दवा के बारे में पूछा, जो तैयार थी। सुशियाओलुओ ने बताया कि उन्हें फूदा का धन्यवाद करना चाहिए, जो बारिश में प्राइमर लेने गया था। जी सांग ने फूदा की प्रशंसा की और उसकी किस्मत पर हंसी खुशी टिप्पणी की। झोपड़ी में बैठे फूदा ने जी सांग की बातों का जवाब देते हुए चोट की शिकायत की, जिस पर जी सांग ने अपनी गलती मान ली। झोपड़ी में बैठे दुबले पतले युवक ने जी सांग की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिससे जी सांग ने सुशियाओलुओ से उसकी मानसिक स्थिति के बारे में पूछा। सुशियाओलुओ ने कहा कि वह मंदबुद्धि जैसा दिखता है। जेसांग ने अंदाजा लगाया कि अगर युवक की याददाश्त चली गई है तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर वह वास्तव में मंदबुद्धि हो गया है तो इलाज मुश्किल होगा। सुशियाओलुओ ने काली दवा तैयार करके जी सांग को दी और उसे बर्तन गर्म होने की चेतावनी दी। जी सांग ने थोड़ा लापरवाह व्यवहार किया, जिस पर सुशियाओलुओ ने उसे डांटा। जी सांग के जाने के बाद सुशियाओलुओ ने थकान महसूस करते हुए अपने कंधों को सहलाया। सुशियाओलुओ ने झांग शियाओ हो की ओर देखा, जो भट्ठी के सामने उदासीन बैठा था। अचानक बाहर से एक आंटी की घबराई चीख सुनाई दी। सुशियाओलुओ ने खिड़की से देखा कि आंटी जी डर के मारे गांव की ओर भाग रही थी और गिर पड़ी थी। उसने बताया कि गांव के प्रवेश द्वार पर मरे हुए लोग हैं, जिन्होंने एक बूढ़े आदमी को जिंदा खा लिया। सुशियाओलुओ ने तुरंत रेनकोट पहना और बाहर निकल गई, और झांग शियाओ हो भी उसके पीछे चला गया।
गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि रास्ता खून से लाल था और कुछ ग्रामीण डर के मारे दूर खड़े थे, देखते रहे कि एक लाश बूढ़े आदमी को खा रही थी। सुशियाओलुओं ने भयभीत होकर देखा कि गांव के प्रवेश द्वार पर एक जॉम्बी बूढ़े आदमी की लाश खा रहा था। एक ग्रामीण ने बताया कि बूढ़े ने कुएं का पानी पी लिया था, फिर भी वह जॉम्बी का शिकार हो गया। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह एक उत्परिवर्तित मुर्दा हो सकता है। एक अन्य ग्रामीण ने इसे गांव पर अभिशाप बताया, क्योंकि हाल ही में कई लोग मरे हुए लोगों के हमलों में मारे गए थे। जॉम्बी इतना क्रूर था कि बूढ़े के अंगों को खाने के बाद उसने एक और युवा ग्रामीण पर हमला कर दिया। जब एक जोम्बी ने एक युवा ग्रामीण पर हमला किया तो वह अपना बचाव भी नहीं कर पाया और मारा गया। डर से कई ग्रामीण गांव में भागने लगे। सुशियाओलुओं ने जोम्बी को गांव में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की और लकड़ी के गेट की ओर दौड़ी, लेकिन जोम्बी ने उसे निशाना बना लिया और उसकी ओर झपट पड़ा। तभी अचानक एक आग का गोला जोम्बी पर गिरा और उसे नष्ट कर दिया। होंग जून नामक युवक ने जोम्बी पर हमला किया, जिससे ग्रामीणों ने उसे अपना उद्धारकर्ता मान लिया। सभी ग्रामीण होंग जून के पीछे छिप गए, राहत महसूस करते हुए कि वह उनकी मदद के लिए वहां था। होंग जून ने जोम्बी पर एक और ज्वाला छोड़ी, जिससे उसकी सड़ती हुई लाशें उछलकर गिर गईं और लकड़ी की बाड़ में भी आग लग गई। बारिश के कारण आग की ताकत कम हो गई और जोम्बी पर लगी आग बुझ गई। होंग जून ने देखा कि जोम्बी अभी भी जिंदा था और उस पर दहाड़ते हुए चारों पैरों पर झपट पड़ा। होंग जून ने एक और फायर बर्स्ट छोड़ा, लेकिन निशाना चूक गया और जोम्बी उसके करीब पहुंच गया, जिससे होंग जून डर से स्तब्ध हो गया। तभी चीफ जीसांग ने हस्तक्षेप किया। उसके चारों ओर लहरें उभरीं और एक तेज धार के साथ उसने जोम्बी पर हमला किया, जिससे उसे रोकने का प्रयास किया। जब जोम्बी ने छलांग लगाई तो जी सांग की जादुई लहरों ने उसे नीचे गिरा दिया और बहाकर दूर ले गई। इस हमले से जोम्बी का खतरा टल गया और गांव वालों ने राहत की सांस ली। मुखिया जी सांग ने हांग जून को उसकी लापरवाही के लिए डांटा, लेकिन हांग जून ने इसे अनदेखा किया और सु शियाओलुओ के पास गया। उसने झांग शियाओहो को नाराजगी से देखा, जो भी सु शियाओलुओ की मदद करने की कोशिश कर रहा था। हांग जून ने झांग शियाओहो से छाता छीनकर उसे सु शियाओलुओ के साथ साझा किया, जबकि झांग शियाओहो अकेला खड़ा रह गया। गांव पर हो रहे जॉम्बी हमलों से हर कोई डरा हुआ था। सु शियाओलुओ एक डॉक्टर होने के नाते उत्परिवर्तित जॉम्बी की लाश की जांच करने का जोखिम उठाकर गांव के बाहर निकली। उसके साथ हांगजून और 3 अन्य युवक भी गए। वे बारिश और अंधेरे के बीच उस लाश तक पहुंचे जो तेज धार में बहकर दूर चली गई थी। जांच के दौरान सु शियाओलुओ ने पाया कि जॉम्बी की हालत साधारण मरे हुए जैसी थी, जिसके चलते सब हैरान हो गए, क्योंकि गांव के लोग विशेष कुएं का पवित्र पानी पीते थे। माना जाता था कि यह पानी मरे हुए लोगों से उनकी सुरक्षा करता है। सभी ने हाल ही में गांव के देवता की पूजा भी की थी, फिर भी उन पर हमला क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। जैसे ही वे स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे, अचानक बारिश के पर्दे के पीछे से अजीबोगरीब और डरावनी आवाजें आने लगीं। ये आवाजें मानो किसी भारी चीज को घसीटने, सड़े हुए मांस के चबाने या हड्डियों के टूटने जैसी थीं। धीरे धीरे ये आवाजें हर तरफ से आने लगीं और बारिश में और भी साफ सुनाई देने लगीं। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, जैसे कोई बड़ा संकट उन पर मंडरा रहा हो। गांव पर अचानक भूतहा जॉम्बी ने हमला कर दिया। एक जॉम्बी ने अत्यंत तेजी से हमला करते हुए एक युवक को पकड़ लिया और घसीटते हुए दूर ले गया, जहां उस पर कई जॉम्बी टूट पड़े और उसे नोचने लगे। यह देख अन्य 2 युवक डर के मारे भागने लगे, लेकिन जॉम्बी उनकी तुलना में काफी तेज थे। उनमें से एक को पकड़कर उसके हाथों को बेरहमी से फाड़ दिया गया और वह भी चीखते हुए गांव की ओर दौड़ पड़ा। शाम गहरी होती जा रही थी और बारिश भी तेज हो रही थी। गांव वाले पूरी तरह से हक्का बक्का थे। अचानक खून से लथपथ एक युवक गांव की ओर दौड़ता दिखाई दिया, जिससे सभी को एहसास हुआ कि गांव अब उत्परिवर्तित मरे हुए लोगों से घिर गया है।
हांगजून, जो पहले एक शक्तिशाली जादूगर था, अब घायल और डरा हुआ था। जी सांग ने एक जल अवरोध उत्पन्न कर उसे बचाया, लेकिन हांगजून अब भयभीत और बुरी तरह थका हुआ था। इस बीच झांग शियाओ हो ने हांगजून से सु शियाओ लुओ के बारे में पूछा। हांगजून उसे पीछे छोड़कर भाग आया था। ये सुनते ही झांग शियाओ हो ने उसे छोड़कर सु शियाओ लुओ को बचाने के लिए टूटे हुए बाड़ की ओर भागना शुरू कर दिया, जबकि अन्य लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। गांव में अजीब और भयावह माहौल था। जैसे ही झांग शियाओहो ने भागने की कोशिश की, उसने देखा कि लंबे पंजों वाले कुछ मरे हुए जीव लकड़ी की बाड़ पर चढ़ रहे थे। उनकी हरी आंखें गांव के जीवित लोगों को भूखी निगाहों से घूर रही थीं। ये मरे हुए जीव धीरे धीरे बाड़ पार करके गांव में घुस रहे थे और गांव वाले भयभीत होकर ये नजारा देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इन भयानक जीवों से कैसे निपटा जाए। उसी समय भारी बारिश के बीच सु शियाओलुओ दिखाई दी। उसने कुछ दवा का इस्तेमाल करके जीवों को भगाने का प्रयास किया और झांग शियाओहो को समझाया कि गांव वापस चलना चाहिए। उसने यह भी बताया कि कुएं के देवता की सुरक्षा भी खत्म हो चुकी है, जिससे अब गांव पर खतरा मंडरा रहा है। गांव में दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि कुछ मरे हुए जीव लकड़ी की झोपड़ियों की ओर जा रहे हैं। वे अपने लंबे पंजों से गांव वालों की निहत्थी लाशों को नोचते हुए उनके अंगों को खा रहे थे। ये भयावह दृश्य देखकर सु शियाओलुओ हैरान रह गई। बाढ़ का सुरक्षा प्रभाव खत्म हो चुका था और अब वे खतरनाक जीव किसी भी रुकावट के बिना गांव में दाखिल हो रहे थे। गांव में चीख पुकार मच गई थी। चारों ओर बारिश के साथ ताजा खून बहता दिखाई दे रहा था और गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। सु शियाओलुओ के गालों पर आंसू बह रहे थे और वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर गांव पर इतना बड़ा संकट कैसे आ गया। उसके मन में सवाल गूंज रहे थे। क्या चल रहा है? क्या गांव की सुरक्षा अब पूरी तरह से खत्म हो गई है? वह कांप रही थी और रो रही थी, क्योंकि उसे इस भयानक नरसंहार को सहना बहुत कठिन हो रहा था। गांव में हर व्यक्ति सु शियाओलुओ के लिए परिवार जैसा था, लेकिन अब वे खून से लथपथ और कीचड़ में पड़े हुए थे। क्रूर मरे हुए जीवों के लिए भोजन बन गए थे। उनकी खाल और मांस नोचकर खाया जा चुका था और उनके शरीर में जगह जगह छेद थे। पीढ़ियों से गांव वालों की रक्षा करने वाले कुएं के देवता भी जैसे साथ छोड़ चुके थे। देवता के आशीर्वाद से मरे हुए जीव कभी गांव पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते थे, पर अब ऐसा नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे देवता ने उनकी रक्षा करना बंद कर दिया हो। बारिश के साथ मरे हुए जीवों का हमला गांव वालों के लिए विनाशकारी साबित हो रहा था। झांग शियाओहो सु शियाओलुओ के पास खड़ा था, जो कीचड़ में घुटने टेके हुए असहाय दिख रही थी। उसने झांग शियाओहो को चेतावनी दी कि शायद उनका गांव शापित है और मरे हुए लोग उन्हें लेने आए हैं। झांग शियाओहो अचानक एक हल्के नीले स्टार पथ को अपने पैरों के नीचे देखता है और धीरे धीरे उसे पवन डिस्क का मंत्र याद आने लगता है। जैसे ही वह अपने हाथ उठाता है, बारिश और हवा एक बवंडर की तरह घूमने लगती है। देखते ही देखते बवंडर भारी बारिश को समेटकर जल ड्रैगन के रूप में बदल जाता है, जिससे मरे हुए जीव उसमें समा जाते हैं। यह तूफानी बवंडर गांव के भूतों को टुकड़े टुकड़े कर देता है और झोपड़ियां हवा में उड़ने लगती है। गांव पर हमला करने वाले मरे हुए लोगों की संख्या कम थी, लेकिन वे गांव को तबाह करने के लिए काफी थे। मुखिया जी सांग उन्हें रोकने में असमर्थ था। तभी झांग शियाओहो के बवंडर ने चारों मरे हुए लोगों को हवा में उछालकर मार दिया, जिससे ग्रामीण हैरान रह गए। सु शियाओलुओ को भी पता चला कि झांग शियाओहो एक मध्यवर्ती जादूगर है। झांग शियाओहो ने पवन डिस्क आकाश फंदा का मंत्र चलाकर एक और बवंडर बनाया, जिसने गांव वालों के चारों ओर एक हवा की सुरक्षा दीवार बना दी। मरे हुए लोग हवा के अवरोध पर बार बार हमला करने लगे, लेकिन टकराकर तुरंत नष्ट हो गए। इस मंत्र से लगभग 10 मरे हुए लोग पलक झपकते ही नष्ट हो गए और गांव वालों को सुरक्षा मिल गई। 2 पवन मंत्रों के असर से गांव पर हमला करने वाले मरे हुए लोग मारे गए और गांव वाले घुटने टेक कर पवन देवता का आभार मानने लगे। मुखिया जी सांग ने
आखिरी जॉम्बी को मारकर राहत की सांस ली और उस युवक झांग शियाओहो को देखकर हैरान रह गया, जिसे उसने पहले मूर्ख समझा था। वह जानता था कि वह अकेले मरे हुए लोगों को रोकने में असमर्थ था, लेकिन झांग के 2 मंत्रों ने गांव को बचा लिया था। जी सांग ने पहले कभी इतनी कम उम्र में इतनी शक्ति वाले जादूगर के बारे में नहीं सुना था। उसने ग्रामीणों से चिल्लाकर कहा कि रोने का समय नहीं है और उन्हें तहखाने में छिपने के लिए कहा। नरसंहार अधिक समय तक नहीं चला, लेकिन गांव के 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए और कई घायल हो गए। मुखिया जायसांग को तुरंत निर्णय लेना पड़ा। गांव वालों को अब सुरक्षित शरण में ले जाना था, क्योंकि बाहर और भी मरे हुए लोगों का खतरा था। सभी को कुछ भोजन, पानी और हीटिंग सामान लेकर कुएं के तहखाने में जाना था। यह तहखाना चट्टानों की गहराई में एक गुप्त कक्ष था, जो विशेष परिस्थितियों में गांव वालों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। ग्रामीण अपना सामान लेकर तुरंत कुएं के तहखाने में भाग गए, क्योंकि शोक मनाने का समय नहीं था। गांव कीचड़ और खून से भरी लाल धाराओं से ढका था और कई ग्रामीणों की लाशें पानी में पड़ी रहीं। अजीब बात यह थी कि पहले के मरे हुए लोग ही गांव पर हमला कर रहे थे, जबकि नए मरे हुए लोग बाहर रेंग रहे थे, लेकिन गांव की ओर नहीं आ रहे थे। बारिश धीमी हो चुकी थी जब एक ग्रे रेनकोट पहने आदमी ने गांव में प्रवेश किया। उसकी बांस की टोपी उसके चेहरे को ढके हुए थी और उसके पीछे मजबूत सड़ती हुई लाशें खड़ी थीं, जो उसकी आज्ञा का इंतजार कर रही थीं। उसने निर्दयता से उन्हें गांव के बिखरे शवों पर टूट पड़ने का आदेश दिया। वह आदमी हंसते हुए गायब हो गया और उसकी भयावह हंसी ठंडी हवा में गूंजती रही, जो ग्रामीणों के छिपने के प्रयास का मजाक उड़ा रही थी। 3 दिन की लगातार बारिश के बाद मोफान ने अपने साथी लियूरू के साथ खेलकर बोरियत दूर की। बारिश थमने पर उनका समूह यात्रा के लिए तैयार हुआ। शॉर्टी ने गांव की यात्रा के खतरों के बारे में चेतावनी दी, खासकर डार्क एबिस के पास, लेकिन मोफान ने स्पष्ट किया कि वे आगे बढ़ेंगे या पैसे लौट आएंगे। ताकतवर फेंक यूमियाओ भी उनके साथ जाने को तैयार था, क्योंकि उसे अपने गायब हुए गांव और परिवार के बारे में सच जानना था। गांव की यात्रा अपेक्षाकृत शांत रही और वे मरे हुए लोगों को ऐश लहसुन की मदद से चकमा देकर सुरक्षित पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें एक और चौंकाने वाला सच पता चला। गांव भी खाली था और उसके लोग लापता थे। गांव की ओर जाने वाला रास्ता बर्बाद हो चुका था। वहां लकड़ी की झोपड़ियां टूटी पड़ी थीं, घास बिखरी हुई थी और जगह जगह खून के धब्बे थे। यह साफ था कि गांव पर हमला हुआ था, पर वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। प्यास से परेशान शॉर्टी गांव के बीच के कुएं तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने नीचे झांका, कुएं में से एक चेहरा अचानक उभर आया, जिससे वह घबराकर गिर पड़ा। कुएं में फंसे एक युवक को बाहर निकाला गया, जो हांगझुन निकला। उसने बताया कि गांव के लोग कुएं में छिपे हुए थे। कुएं से एक एक कर लगभग 100 ग्रामीण बाहर आए। मोफैन को यह देखकर हैरानी हुई कि सभी लोग एक जगह ही रुके थे। तभी मोफैन ने देखा कि झांग शियाओहो भी ग्रामीणों में से एक था। मोफैन ने उसे पहचाना, लेकिन झांग शियाओहो ने उसे अजनबी की तरह अनदेखा कर दिया, जिससे मोफैन चौंक गया। मोफैन ने अपने पुराने दोस्त झांग शियाओहो को पाया, लेकिन हैरान रह गया कि उसने मोफैन को पहचानने से इनकार कर दिया। झांग शियाओहो भूलने की बीमारी का शिकार लग रहा था और वह अब सुशियाओलुओ पर निर्भर था, जिसने उसकी देखभाल की थी। सुशियाओलुओ और गांव वाले अब गांव छोड़ने की तैयारी में थे, क्योंकि गांव सुरक्षित नहीं था। मोफैन ने भी सहमति जताई कि उनके लिए यहां से चले जाना ही सही होगा। सुशियाओलुओ ने झांग शियाओहो को अपने साथ चलने को कहा और वह बिना किसी झिझक के उसके पीछे चल पड़ा, जिससे मोफैन ने असहाय होकर सोचा कि उसका दोस्त यहां उसकी बजाय लड़की पर ध्यान दे रहा था। तो इसी के साथ सीजन 8 का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द मिल सके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।